हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला प्लंकेटशिल का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और कैंटरबरी के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है बे ओवल माउंट माउंटगनी में, जो कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का घर है। जनरली रेड बॉल क्रिकेट के मैचेस यहाँ पे ज़्यादा होते नहीं है, ठीक है। वाइट बॉल क्रिकेट के मैचेस ज़्यादा कराए जाते हैं, चाहे वो फोर्ट ट्रॉफी हो या सुपर स्मैश के मैचेस हो, तो वो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। कैंटरबरी का जो मैच था, एकमात्र मैच जो कि दिया था ड्रीम इलेवन ने, मेरे ख्याल से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के अगेंस्ट में था शायद। तो वो मैच हमारे लिए काफ़ी अच्छा भी गया था, लेकिन काफ़ी पीछे ढकेल दिया था वहाँ पर टीम ने कैंटरबरी की टीम को। मतलब हालांकि वो काफ़ी फेवरेट टीम मानी जाती है, चैंपियन टीम है, लेकिन वहाँ पे वो काफ़ी पीछे थे। हालांकि उसके बाद वेलिंगटन को उन्होंने दोनों ही मैच में हराया हुआ था, और हालांकि अभी जो वेलिंगटन की टीम है उससे आप ज़्यादा कुछ डिस्टेंस की उम्मीद रखते भी नहीं है, तो वहाँ पर कुछ हुआ भी नहीं था और बहुत ही इजीली दोनों ही मैच में जीत दर्ज करा था कैंटरबरी की टीम ने। अभी क्या है कि कुछ प्लेयर्स इनकी टीम से अवेलेबल नहीं होंगे, जो टेस्ट सीरीज़ होने वाला है न्यूजीलैंड का अपकमिंग, तो वहाँ पे वो ज्वाइंट हो चुके हैं। तो उनके जगह पर भी कुछ इंक्लूशंस हुए हैं। कुछ प्लेयर्स लास्ट मैच में खेले थे और कुछ अभी भी खेलना बाकी है, जो कल के मैच से खेलेंगे, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स का मैच अभी तक हमने कोई कवर नहीं करा था, मतलब आया नहीं था, और ये उनका पहला मैच है मेरे ख्याल से सीज़न का। इनके बारे में अगर मैं थोड़ा आइडिया आपको दे दूं, तो नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स भी इस फॉर्मेट में कम से कम काफ़ी सही टीम है। कैंटरबरी से इनका डिफरेंस बस यही है कि मतलब एक्सट्रीम परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स इनके पास कम है। मतलब ऐसे बॉलर्स आपको नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट टीम में नहीं देखने को मिलेंगे जो एट द एंड ऑफ सीजन आपको 30 विकेट या 25 विकेट लेके देंगे, या फिर ऐसा कोई बैट्समैन आपको नहीं दिखेगा जो एट द एंड ऑफ द सीजन आपको 3 या 4 शतक मार के देंगे इस फॉर्मेट में, ठीक है। कैंटरबरी के पास ऐसे प्लेयर्स हैं, हो सकता है वो पूरे सीजन अवेलेबल नहीं थे तो इसीलिए उतना नहीं कर पाए परफॉर्मेंस, लेकिन ऐसे पोटेंशियल प्लेयर रखने वाले प्लेयर इनके पास हैं। लेकिन फिर भी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम काफ़ी बैलेंस टीम हुआ करती थी, और सबसे बड़ी बात, अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल होते इनकी टीम में तो ये टीम कुछ अलग लेवल पे चल सकती थी, ठीक है। मैं कुछ नाम अगर आपको बताने पे आऊँ तो आपको सुनने में मिलेगा कि केन विलियमसन, बीजे वाटलिंग जो न्यूजीलैंड टीम के कीपर भी हैं, नील वैगनर, टीम साउदी, इनकी बॉलिंग स्पेशली अगर आप नोटिस करेंगे, नील वैगनर, टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, स्कॉट कोगेलाइन, इस सोधी, मतलब सारे के सारे न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल बॉलर्स जो हैं इनके टीम में रहते हैं। तो अगर वो अवेलेबल होते तो कुछ अलग लेवल पे बात चल सकती थी, लेकिन जो भी हैं ठीक ठाक से इनका जो है स्ट्रक्चर बना रहता है 4 डे मैचेस के लिए। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये रिजल्ट लाना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ पास्ट की चीज़ों की बात करें तो आप देखेंगे कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने पिछले सीजन में दूसरे नंबर खत्म किया था, तो काफ़ी बैलेंस टीम है। हो सकता है कि इतने हाई पावर प्लेयर्स जो हो सकते थे इनकी टीम में वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफ़ी टफ टीम है टू बीट। आखिरी 2 सीजनों में भी यहाँ पे काफ़ी कम्पिटेटिव फिक्सचर देखने को मिला है। सिर्फ 2 मैचेस के रिजल्ट आए हैं, और एक एक करके सबके खाते में आया है दोनों टीमों के, और बाकी 3 मैच हुआ है टाई। इसमें बारिश का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन जो भी हो मैच टाई हुए हैं, यही बड़ी बात है इस ग्राउंड पे। लेकिन ज़्यादा मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर वाइट बॉल ज़्यादा होते हैं, रेड बॉल के मैचेस नहीं। तो पिछले 2 सीजनों में 3 मैचेस हुए हैं और हर तरह का रिजल्ट यहाँ पे चक्कर रखा है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने। मतलब एक जीत, एक हार और एक टाई मैच हुआ था। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जहाँ पर आपको जो कार्टर जो इनके कैप्टन हैं, और जीत रवाल जो पिछले सीजन में मेरे ख्याल से ऑकलैंड से इनकी टीम में जुड़े थे, ये न्यूजीलैंड के रेड बॉल क्रिकेट के पार्ट भी रह चुके हैं पहले। तो इन दोनों ने कुछ हद तक यहाँ पर बेटर आप कह सकते हैं। इसके अलावा भी हेनरी कूपर थे और भी कोई थे, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस अगर आप ऑन एन एवरेज की वजह से बात करेंगे तो इन दोनों का था। बाकी कैंटरबरी की तरफ से तो हम पहले बता ही चुके हैं। और बॉलिंग पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा नील वैगनर, कोगेलाइन और बेकर। इनमें से वैगनर ऑफ कोर्स अवेलेबल नहीं है, बेकर भी मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, बेकर भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कोगलाइन बचे रहे हैं। बाकी कैंटरबरी का तो आपने पिछले मैच में देख ही लिया था। अभी एक बार देख लेते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है पिछले 2-3 सीजनों में, जो 5 मैचेस हुए हैं रिसेंट, अगर अगर हम उनको एनालाइज करें तो क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलता है। थोड़ा आइडिया मैंने आपको दे दिया है नॉर्दर्न की तरफ से। कैंटरबरी के मैचेस तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, तो उनके बारे में आइडिया मैंने पहले भी दिया रखा हुआ है, तो उसका रिपीट मैं नहीं करवा रहा। तो देखते हैं, इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे अनफॉर्चुनेटली कोई मैच हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो सारे मैचेस को भी हमने इक्वल कॉन्सेंट्रेशन से देखना पड़ेगा और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है। एक चीज़ तो आप समझ ही सकते हैं कि बैटिंग तो चलिए दोनों टीमों का उतना शायद बहुत बढ़िया कुछ नहीं हो, ठीक है, स्पेशली जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके ना रहने के बाद, लेकिन बॉलिंग दोनों ही टीमों की अच्छी है, डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ भी, ठीक है। और उसका एग्जांपल आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। देखो क्या हुआ, वांगरई में ये मैच हुआ था, कैंटरबरी ने बनाया था 193, ये 2018 का मैच है। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको फ्लेचर दिख जाएंगे यहाँ पर, जैक गिब्सन के 3 विकेट, और वाकर, ये जितने भी वाकर आपको दिखेंगे ये होंगे जो वाकर। इनके टीम में एक और वाकर आए हैं, फ्रेडी वाकर, मेरे ख्याल से लास्ट सीजन में ये जुड़े थे,
लेकिन जितने वाकर के नाम आपको दिखेंगे ये सारे जो वाकर ही होंगे, ठीक है। 409 यहाँ पर बना था। कुछ नाम नोटिस करो, कूपर, भारत पॉपली और डीन ब्राउनविल अवेलेबल नहीं है, नहीं तो पास्ट में काफ़ी फिक्चरों में इनके नाम रहते थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं पिछले 1-2 सीजनों में, तो अभी तो ये सिस्टम में नहीं है। चलिए, तो कूपर और पॉपली आपको दिख रहे हैं। कैंटरबरी की तरफ से यहाँ पर बोवेस और वाकर का यहाँ पर विकेट था। मैच यहाँ पर हो गया था ड्रॉ, ठीक है। आप समझ सकते हैं बारिश हुआ था, नहीं तो एक ही बड़ा इनिंग्स बना था, बाकी तो 193 और 141 तक ही स्कोर्स गए थे, ज़्यादा बना नहीं था स्कोर। परफॉर्मर कौन कौन से थे अगर हम नोटिस करेंगे करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, तो कैम फ्लेचर, जैक गिब्सन, हेनरी कूपर, भारत पॉपली, चैट बॉवेस, ये हमें मेजर परफॉर्मर देखने को मिले थे इस मैच में, ठीक है। अगला मैच जो हुआ था क्राइस्ट चर्च में, ये है कैंटरबरी का घर। नॉर्थन डिशेज ने यहाँ पर भी डिसेंट बैटिंग करी थी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक सा स्कोर था। ब्राउनविल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। बाकी करंट स्क्वाड में कोई अवेलेबल नहीं है, सोधी वगैरह रहे होंगे, ये बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से करंट स्क्वाड मेंबर्स में से ये सारे ही बॉलर अभी अवेलेबल हैं, इनका आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगा। कैंटरबरी की बैटिंग वापस से अच्छी नहीं रही, डिस्पाइट यहाँ पर हेनरी निकोल्स थे जिन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट भी करा और नीचे से हेनरी ने कुछ रन बनाए, लेकिन फिर भी 228 तक ही पहुँच पाई टीम। लीड करने वाले प्लेयर्स में से आपको करंट स्क्वाड मेंबर्स में से कॉलिन द ग्रैंडम दिख जाते हैं, बाकी गिब्सन ने यहाँ पर भी एक विकेट निकाला हुआ था। नॉर्थन डिशेज की बैटिंग यहाँ पर उतना खास नहीं रहा, लेकिन कॉमन परफॉर्मर्स में से आपको कूपर, भारत पॉपली और कॉलिन द ग्रैंडम दिख जाते हैं, बाकी हेनरी मैककॉन्ची के विकेट सीट के साथ। कैंटरबरी की बैटिंग यहाँ पर भी लड़खड़ा गई थी, तो लगातार दूसरे मैच में मेरे ख्याल से जी हाँ, सारे ही अभी तक जितने इनिंग्स आए हैं कैंटरबरी के, ये एक इनिंग्स छोड़ के, ठीक है, बैटिंग फिसल रही है कैंटरबरी की तरफ से। यहाँ पर भी वो हार सकते थे अगर कुछ देर और मैच होता तो, लेकिन बचा लिया था। बॉयल ने और निकोल्स ने, ये दोनों ही अवेलेबल नहीं है। बाकी बॉलरों में से सिर्फ कॉलिन द ग्रैंडम ही बचे हुए हैं जो आपको करंट स्क्वाड में देखने को मिल जाएंगे। तो 2 मैच में एक चीज़ जो हमें सिमिलर देखने को मिल रहा है कि कैंटरबरी की बैटिंग यहाँ पर ख़राब हुई है, ठीक है। दोनों ही मैच में ड्रॉ ज़रूर हुआ है, लेकिन पीछे वो ज़रूर थे। और बैटिंग से अगर हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा स्कोर हमने बनते हुए यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने देखा था, हालांकि 409 जो बने थे, जहाँ पर कूपर थे। डैरल मिचेल इस फिक्चर में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते थे, लेकिन वो सारे ही मतलब 5 में से 4 मैच उन्होंने खेला था नॉर्थन डिशेज के होकर, क्योंकि अभी वो कैंटरबरी की टीम में है और सबसे बड़ी बात इस मैच में अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए उनके बारे में बातें नहीं कर रहा मैं। ये एक इनिंग्स था जहाँ पर काफ़ी बड़ा स्कोर बना था, हमने पहले 2 मैच में जो देखा, जहाँ पर कूपर ने लीड करा था, और उसके बाद जो यहाँ पर 378 बना था, वहाँ पर मेरे ख्याल से मिशेल वगैरह रहे होंगे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तीसरे मैच में आ जाते हैं, ठीक है। 2019 का मैच क्राइस्ट चर्च में वापस से हमें मैच देखने को मिल रहा है। कैंटरबरी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया था। निकोल्स और मैककॉन्ची 2 नाम जो अपने ऊपर भी देखा था 30-40 करके बना रहे थे, उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा स्कोर बना दिया। बाकी फ्लेचर तो रहते ही हैं हमेशा ही, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। विलियम्स की कुछ स्कोर देखिए, बॉलर्स यहाँ पर काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऊपर भी आपने कुछ बॉलरों को रन बनाते हुए देखा है, यहाँ पर भी बॉलर्स के नाम आ रहे हैं। बाकी बॉलरों में से देखिए कौन कौन खेल रहे हैं। देखिए मिचेल सैंटनर भी थे, इनका नाम तो मैं बताना भूल ही गया। मिचेल सैंटनर, बोल्ट, वैगनर, साउदी, इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट में भी टीम ने 390 बना दिया, तो काफ़ी तारीफ के काबिल रखता है ये। और यहाँ पर 498 बनाया, फिर से बारिश वगैरह हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, और मैच यहाँ पर फिर से छोटा ही हो गया, जहाँ पर करंट स्क्वाड में बस से कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बॉलरों में से ये कुछ थे, लेकिन इस मैच में खास कुछ नहीं है, क्योंकि सारे ही काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल थे, जिनमें से मेजर परफॉर्मर्स अगर आप देखेंगे तो हेनरी निकोल्स, टिम साइफर्ट्स, मिचेल सैंटनर, ये कोई भी अभी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ कोल मैककॉन्ची अवेलेबल है, जिन्होंने थोड़ा बहुत परफॉर्म करके रखा हुआ है। 2020 का मैच हैमिल्टन में हुआ था ये। नॉर्थन डिशेज ठीक ठाक से ही है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, इस फिक्चर के तुलना में थोड़ा बहुत कम ही आप कह सकते हैं। नॉर्थन डिशेज ने थोड़ा बहुत अच्छा ही बैटिंग करके रखा है इससे पहले, लेकिन ठीक सा स्कोर है, ठीक है। कौन है? जो कार्टर जो कि कैप्टन है। बाकी कुगेलैंड की कुछ परफॉर्मेंस आपको दिख रहे हैं। बॉलिंग पे विलियम्स, सीड और नट्टल। कैंटरबरी की बैटिंग देखिए वापस से अच्छी नहीं रही। यही एक लौता मैच था जहाँ पर कैंटरबरी एज ए बैटिंग साइड उन्होंने अच्छा करा था। लीड करा था किसने? निकोल्स और मैककॉन्ची ने, बाकी कोई अवेलेबल नहीं थे, मतलब करंट स्क्वाड में। यहाँ पर वापस से जैसे ही वो दोनों नहीं चले तो वापस से स्कोर कम बन गया। हालांकि लियो कार्टर और मैकक्लोड के यहाँ पर कुछ स्कोर से, बॉलरों में से जो वाकर यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, और ये कुछ परफॉर्मेंसेस है। और यहाँ पर हालांकि नॉर्थन डिशेज ने करा था, नॉर्थन डिशेज तरफ से दूसरे इनिंग्स में रन बनाया था कूपर ने। कूपर और कार्टर, ये 2 नाम काफ़ी मिलेंगे। कूपर स्पेशली आपको देखने को मिल जाएंगे, और मेरे ख्याल से दूसरी बार है जब इन्होंने इस टीम के अगेंस्ट में 100 मार के रखा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर भी एक 100 उनका था 2018 में, और 2020 में भी एक 100 उन्होंने मार के रखा हुआ है। मेरे ख्याल से लौते बैट्समैन अभी तक हमें मिले हैं जिन्होंने 200 मार के रखा है, डिस्पाइट यहाँ पर काफ़ी लो स्कोर्स बन रहे हैं, उतना हाई स्कोर रेगुलरली बन नहीं रहा है। वैन वॉकम के 4 विकेट से कैंटरबरी की बैटिंग वापस से खराब रही, ठीक है।
आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर तो लिटरली वो हार भी गए, चारों ही मैच में कैंटरबरी पीछे रही है। वो अलग बात है कि वेदर के चलते मैच का रिजल्ट नहीं आया है या कुछ होया है, लेकिन कैंटरबरी स्पेशली उनकी बैटिंग जो रही है वो काफ़ी पीछे रही है। फ्लेचर ने कुछ परफॉर्म करा था, बाकी जो वाकर, वैगनर, वेकर इनके परफॉर्मेंसेस थे, ठीक है, और 172 पर कैंटरबरी निपट गई थी। लास्ट सीजन का जो मैच हुआ था, जो कि हुआ था रेनगियोरा में, हालांकि यहाँ पे पूरी तरीके से सब कुछ उलटफेर कर दिया था कैंटरबरी ने, और ऐसी चीज़ें न्यूजीलैंड में होती भी हैं जो चीज़ आपको उम्मीद भी रखनी होती है। हालांकि बैटिंग यहाँ पर भी उनकी उतनी अच्छी रही नहीं थी, ठीक है। मैकलोड ने कुछ रन बनाए थे, तो मैकलोड लास्ट जो 2 मैच खेल के आ रहे हैं, दोनों ही मैच में उन्होंने कुछ ना कुछ स्कोर बना के रखा है। लास्ट मैच में 45, सेकंड लास्ट मैच में 54। बाकी कार्टर सेम दोनों बल्लेबाज। शीट ने यहाँ पर कुछ परफॉर्म करा था। बाकी बॉलरों में से आपको बेकर दिख जाएंगे, रैंडल दिख जाएंगे, हैम्पटन, कोगेलाइन, ये सब कुछ सारे ही अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई थी? नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स की बैटिंग में, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत पे वो पहुंच गए थे। 121 और 113 ये 2 स्कोर्स उन्होंने बनाए थे, और सीट ने पूरी तरीके से रुला के रख दिया था इनको। दोनों इनिंग्स मिलाकर 9 विकेट उन्होंने निकाले थे। इसके अलावा विलियम्स के भी 6 विकेट थे दोनों इनिंग्स मिलाकर, और डेवी का 1 विकेट, ठीक है। इन 2-3 बॉलरों ने मिलकर ही पूरी तरीके से झंडियाँ उड़ा दी थी पूरी तरीके से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बैटिंग की। और जो चीज़ हम देख रहे थे कैंटरबरी का, तो चलिए 200-250 के आसपास तो स्कोर बन रहा था, उसके आजू बाजू का स्कोर बन रहा था। यहाँ पर तो 121 से ज़्यादा नहीं जा पाई नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी, तो पूरी तरीके से उलटफेर कर दिया था यहाँ पर कैंटरबरी ने। ओवरऑल तो वो इस फिक्चर में थोड़े पीछे ही रहे हैं। इवन जो मैच वो जीते भी हैं वहाँ पर भी उनकी बैटिंग अच्छी नहीं रही है, लेकिन बॉलिंग को लेकर आप ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं कह सकते। डिस्पाइट कुछ मैचों में कुछ इनिंग्स में उन्होंने रन कंसीड करा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 302 उन्होंने बनाए थे, लेकिन लीड करने वाले प्लेयर्स कौन थे? कूपर, इसके अलावा साइफर्ट और वाटलिंग, जो दोनों अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर तो चलिए 294 था, विकेट उन्होंने 10 निकाले थे। यहाँ पर 498 रन बनाने वाले प्लेयर कौन थे? साइफर्ट, ब्राउनडिल, सैंटनर, जो तीनों ही अवेलेबल नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे आएंगे तो ज़्यादा स्कोर 378 आप कह सकते हैं। रन बनाने वाले प्लेयर्स जो मेजर थे वो दोनों अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आए 409, वापस से कूपर और पॉपली अवेलेबल है, बाकी ब्राउनिल अवेलेबल नहीं है। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज़्यादा रन बनाया था नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने इस टीम के अगेंस्ट में, इस बॉलिंग के अगेंस्ट में, जिन्होंने लीड करा था, वो मोस्ट जो प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। एक ही बंदा अभी तक रह गया है, वो है हेनरी कूपर, जिन्होंने 2 बार 100 मारा है इस टीम के अगेंस्ट में, अगर हम लास्ट मैच में कंसिडर लाएँ तो। और भारत पब्लिक कुछ हद तक आप कह सकते हैं 50+ स्कोर उनका भी है। लेकिन इसके अलावा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का भी जो करंट स्क्वाड है वहाँ से हमें ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, सही है। बाकी इनकी तो बैटिंग तो अच्छी रही नहीं है कैंटरबरी की, वो तो है ही। तो एक चीज़ हम जो आइडिया कर रहे थे ऊपर भी कि दोनों ही टीमों का बॉलिंग अच्छा है, उसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर भी कुछ हद तक देखने को मिल रहा है। ज़रूर से आप कह सकते हैं कि कैंटरबरी थोड़ी सी तो पीछे रही ही है इस फिक्शन में, लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जिन प्लेयर्स के अगेंस्ट में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, उनमें से बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। ना ही इस टीम में अभी ट्रेंट बोल्ट हैं, ना ही साउदी हैं, वैगनर जो मोस्ट ऑफ द मैच खेले भी हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपने वाटलिंग वगैरह के नाम भी कुछ बार देखे होंगे, विलियमसन, ये कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड या क्लास तो या फिर जो टफनेस है आप कह सकते हैं वो गिरा है नॉर्दर्न की तरफ से, ठीक है। तो कल के मैच में अगर फिर से लास्ट सीजन जैसा कुछ चीज़ आपको देखने को मिले तो हम ज़्यादा चौंक नहीं सकते हैं, तो इसके लिए भी हम तैयार हमें रहना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि बॉलर्स जो रहे हैं, स्पेशली जो मेन स्ट्राइक बॉलर्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से तो ऑफकोर्स रहे हैं, कैंटरबरी की तरफ से भी रहे हैं, ठीक है। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो जो नाम आपने ऊपर देखा, हेनरी कूपर 150 और 250+ 100+ स्कोर, 53 का एवरेज है इनके पास। इसके अलावा भारत पब्ली का भी ठीक ठाक सा ही है, बहुत बुरा भी नहीं है। और भारत पब्ली जिस ग्राउंड में कल ये मैच होने जा रहा है, ये इनका होम ग्राउंड है, ठीक है। मतलब पूरा साल वो यहीं पे खेलते हैं, मतलब अनलेस कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर खेल के कहीं और जाना पड़े, नहीं तो पूरा साल वो यहाँ पे खेलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए। तो देखना पड़ेगा टीम को किस तरह से इस्तेमाल कर रही है। बाकी रिकॉर्ड्स इनके डिसेंट है। कैंटरबरी की तरफ से आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। एक हेनरी निकोल्स है जो काफ़ी अच्छा करते थे, उनका नाम आपने ऊपर भी देखा था। इसके अलावा हाईएस्ट परफॉर्मेंस जिनका रहा है वो है चैट बॉवेस, 43-44 के आसपास इनका औसत है। कैम फ्लेचर तो चलिए ठीक ठाक ही है, ऐसा ही इनका रहता है, और कई बार नॉट आउट भी रहते हैं, तो एवरेज थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है इनका। और कोल मैककॉन्ची जो नाम आपने ऊपर देखा है, बॉवेस का हमेशा ये हिट और मिस रहते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज ठीक ठाक ही ये खेलते हैं। तो ये 3 नाम यहाँ से और ये 2 नाम यहाँ से हमें मिल रहे हैं बैटिंग से।
बॉलिंग में अगर हम बात करें तो कैंटरबरी की तरफ से बहुत सारे बॉलर्स हैं, ठीक है। हेनरी हैं, लास्ट मैच में शीट आ गए थे, विलियम्स हैं, नट्टल हैं, और भी पास्ट में और भी कोई बॉलर रहे होंगे, तो ये उस तरह से बता हम नहीं सकते हैं। लेकिन जितने बॉलर्स ने बॉलिंग करा है सभी ने कंट्रीब्यूट करा है नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। लेकिन दो बॉलर्स का नाम हम देख पा रहे हैं, नील वैगनर, और उसके ही भी ऊपर जिन प्लेयर्स का नाम है वो है जेम्स या जो भी इनका नाम है बेकर, ठीक है। 9 इनिंग्स में 20+ विकेट इनके खाते में है। लास्ट जो मैच इन्होंने खेला था, टीम की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी, लेकिन इन्होंने 2 विकेट निकाला था, अगर हम नोटिस करी होगी तो, ठीक है। कुगलैंड के 3 विकेट से, इनके 2, रैंडल हैम्पटन सबके 2-2 करके विकेट से। बैटिंग अच्छी नहीं हुई तो वो अलग बात है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफकोर्स नहीं है, लेकिन बॉलिंग पे ये एक बहुत ही यूनिक नाम के तौर पर आपके सामने आ रहे हैं। तो ये रही ग्राउंड हेड टू हेड की बातें जो बताने लायक था। क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको नोटिस करने हैं, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। कहाँ पे किस टीम की वीकनेस है, और जिस टीम की स्ट्रेंथ रही है वो स्ट्रेंथ किसके वजह से था, वो अभी अवेलेबल नहीं है या है, उनको हम किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस करा है, ठीक है। अभी मैं बात करूँगा ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड में ज़्यादा मैचेस हुए नहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो पिछले 3 सीजन तक हम जा रहे हैं, 4 मैचेस हमें मिलेंगे, 1-2 करके मैच होते हैं, क्योंकि तो 4 मैचेस हमें मिले हैं, और उन 4 मैचेस को कंसिडर करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस ग्राउंड पे हम किस तरह की कंक्लूजन पे आ सकते हैं, ठीक है। हेड टू हेड की चीज़ें समझा दिया है मैंने आपको। अगर आपको और भी कन्फ्यूजन है या कुछ जानना चाहते हैं आप, तो वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हैं। 2018 से स्टार्ट करते हैं ना। तो यह है पहला मैच जो हुआ था ओटागो बनाम नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स। ओटागो को 108 पर निपटा दिया था। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से बेकर और कॉलिन डेग्रांडम आपको दिख जाते हैं। अब बेकर अवेलेबल नहीं है, चलिए कॉलिन डेग्रांडम खाली है। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग वापस से खराब रही, और वो भी तब जब बोल्ट ने नीचे से आके 60+ स्कोर बनाकर। बोल्ट के इस ग्राउंड में काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड थे, अवेलेबल नहीं है, लेकिन आगे कहीं पे भी अगर आप ये खेलते दिखते हैं तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। पेसर्स का ही है, ठीक है। पहले दोनों इनिंग्स में, मेरे ख्याल से एक ही दिन में 2 इनिंग्स हो गया था, इतना ही तो कम रन बना था, तब जाके 136 बना। नहीं तो बैटिंग यहाँ पर काफ़ी खराब रही थी नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। ओटागो के तीसरे इनिंग्स में बैटिंग अच्छा नहीं रहा, ठीक है। सोधी यहाँ पर मैच में आए थे, बाकी पेसर्स ही सारे थे। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर इजीली चेस कर लिया था। लीड करा था किसने, विलियमसन जो खेलते थे, मैंने बताया आपको। ब्राउन हिल अवेलेबल नहीं है, लेकिन कूपर जहाँ पर इनका नाम आया उन्होंने विकेट निकाला था। बाकी पेसर्स के साथ एक स्पिनर लेग स्पिनर ने निकाला था, एक विकेट लेग स्पिनर निकाला था। 2019 का मैच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाम नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर बनाया था 371। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको रैंडल दिख जाते हैं, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग वापस से खराब रही, वो भी तब जब इन दोनों बॉलर्स ने यहाँ के रन बना। रैंडल यहाँ पर बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बोल्ट के साथ, तब जाके यहाँ पर 202 बना, नहीं तो 150 का आंकड़ा क्रॉस नहीं होना था। पेसर्स का अपर हैंड है, बाकी स्पिनर से कुछ विकेट। तीसरे इनिंग्स में नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर काफ़ी कम रन पे निपटा दिया। आप नोटिस करो रन कितने कम बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो चलिए फिर भी विलियमसन थे तो हो गया, मामला निपट गया, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे रन्स काफ़ी कम बन रहे हैं। ये 371 काफ़ी बड़ा स्कोर था, जो आपको इस मैच के एंड तक समझ में आ जाएगा कि 204 रन बनाने के बावजूद भी यहाँ पर जहाँ पर पेसर्स ही थे 374 का टारगेट मिल गया था, और उसको क्रॉस कर पाना बहुत ही मुश्किल था। पॉपली आपको दिख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि ये इनका होम ग्राउंड है, कुछ ना कुछ एडवांटेज तो ये मिल ही सकता है इनको। बाकी कूपर तो है ही, और कार्टर, इनके परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। स्पिनर्स लेकिन डे 4 में कुछ हद तक ज़्यादा रोल निभा रहे हैं, ठीक है। 2020 का मैच और पिछले सीजन का ही मैच है, ये पहला मैच है मेरे ख्याल से। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था 335। कौन थे, कार्टर, कॉलिन डेग्रांडम, बाकी कटन एक्लाट अवेलेबल, पेसर्स का अपर हैंड। ओटागो को 179 पर निपटा दिया था। आप देख सकते हैं साउदी, वैगनर कोई अवेलेबल नहीं है। वैगनर हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्या होता है कभी बोल्ट के चलते या कभी साउदी के चलते ये पीछे रह जाते हैं, पीछे मतलब शैडो में रह जाते हैं, ठीक है। नहीं तो इनका परफॉर्मेंस आपको कभी कम नहीं देखने को मिलेगा, हालांकि खेल नहीं रहे हैं तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। भाई कुगलैंड का विकेट है। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर 264 बनाया था। कूपर यहाँ पर भी है कार्टर के साथ, कार्टर ने दोनों ही इनिंग्स में रन बनाया है, आप नोटिस कर सकते हैं। पेसर्स का अपर हैंड। ओटागो ने यहाँ पर काफ़ी हद तक कोशिश करा था, 330 रन भाई बनाए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वाकर, कुगलैंड और बाकी कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्पिनर्स आप देख सकते हैं, सोधी, वाकर, ये सारे स्पिनर्स हैं जिन्होंने कुछ हद तक काम निभाया था डे 4 में आके। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर इजीली जीत हासिल कर लिया था। तो डे 4 में अभी तक कोई भी टीम, ये एकमात्र मैच जो था जो केन विलियमसन का क्लास था, नहीं तो डे 4 या इनिंग्स 4 में आके कोई टीम अभी जीत नहीं रही है। और लास्ट जो मैच हुआ था नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट बनाम वेलिंगटन के बीच में, नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग यहाँ पर भी अच्छी नहीं रही थी। आपको वो भी तब देखिए नीचे से बॉलर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर वाकर का बैटिंग आया, सोधी का बैटिंग आया, पेसर्स का अपर हैंड, रवाल के परफॉर्मेंसेज हैं। वेलिंगटन 395, ठीक ठाक सा स्कोर है, आप कहेंगे बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं।
करंट स्कोर में बस ये कुछ बॉलर्स है जिन्होंने विकेट निकाला। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्स ने हालांकि काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था नेक्स्ट इनिंग्स में। कूपर कार्टर वापस से नाम आ रहा है इनका। बाकी हैम्पटन का भी कंट्रीब्यूशंस है कुगेलाइन के साथ। रवाल ने दोनों ही इनिंग्स में यहाँ पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करा था। स्पिनर्स ने यहाँ पर आप देख सकते हैं पाँचों के पाँचों ही विकेट निकाले थे। और लास्ट इनिंग्स में यहाँ पे वाकर का कुछ परफॉर्मेंस आ रहा था, लेकिन जो भी हो टाइम के चलते हुए या कुछ रीज़न की वजह से हो मैच का रिजल्ट नहीं आ पाया था। यहाँ पर भी अपर हैंड रखा था नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्स की टीम ने। तो जो चीज़ हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रन्स यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। 300 350 अगर कोई टीम बना लेती है तो उनको हमेशा ही एक एडवांटेज इस ग्राउंड पे बना रहता है। ठीक है, पहले 1 2 तीसरे दिन तक भी आप कह सकते हैं कि पेसर्स का ही अपर हैंड रहता है, लेकिन डे 4 में जाके स्पिनर्स का रोल आता है। रोल ही मैं कहूँगा, अगर आपके पास वैसे स्पिनर्स हों जैसे कि सोधी वगैरह रहे थे तो आप काम पे लगा सकते हैं, नहीं तो रोल ही आता है। स्पिनर शायद 1 2 विकेट लेंगे जो आप उतना काम पे नहीं आएंगे। बाकी पेसर्स के साथ ही आप यहाँ पे काम निपटा सकते हैं। कुछ परफॉर्मर्स यहाँ पर हमने कंसिस्टेंटली काम करते हुए देखा है। बैटिंग से कूपर और कार्टर कंसिस्टेंटली हैं। जीत रवाल का नाम देखा है हमने, कुगेलाइन का नाम देखा है, ब्रेट हैम्पटन का भी एक आध में नाम देखा है। ठीक है, और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्स ऐसा कोई डोमिनेशन वगैरह नहीं है, सब तरह के रिजल्ट्स ही उनके खाते में आए हैं। लेकिन पिछले सीजन के दोनों ही मैच पर उन्होंने जो है अपर हैंड रखा था। एक मैच जीता था और दूसरे मैच में वो जीत सकते थे। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें। हेड टू हेड की तरह यहाँ पर भी एक सिमिलरिटी तो हमें मिल ही रही है कि पेसर्स के ऊपर या बॉलर्स के ऊपर हम प्रायोरिटी रख सकते हैं। और काफ़ी तो बॉलर्स आपने ऐसे भी देखे हैं जो बैटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, बैटिंग से कुछ प्लेयर्स के नाम हमने देखे हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा करे जा रहे हैं। बाकी इसके अलावा ज़्यादा कंसिस्टेंसी हमें नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्स बैटिंग से भी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड के बारे में बताने के लिए था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले ही बता दी है। आई होप सब कुछ आपने सही से समझ दिया होगा। यहाँ पर कुछ समराइजेशन करने के लिए नहीं है, लेकिन कुछ नाम हमने देखे हैं उनको हम कंसिडर कर सकते हैं। प्लेइंग 11 की बात करें तो नॉर्थर्न की तरफ से जो प्लेयर्स ऑलरेडी आपकी टीम में आ गए होंगे वो है जो कार्टर, हेनरी कूपर, कुगेलाइन। और यहाँ से इन दोनों में से एक तो आपकी टीम में मस्टली होने चाहिए। ठीक है, गिब्सन ने भी बॉलिंग से अच्छा करा है, रैंडल ने भी बॉलिंग से अच्छा करा है। बैटिंग थोड़ा बहुत जो है रैंडल अच्छा कर लेते हैं, ये इनकी एक प्रायोरिटी है। बाकी आप दोनों में से एक को लेकर चलो तो अच्छी बात है। हैम्पटन मेरे लिए आपको ज़रूर ये टीम में देखेंगे। कॉलिन डे ग्रैंडम कुछ नाम इनके हैं, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मेट में मैं पर्सनली इनको उतना ज़्यादा कुछ करते हुए मैंने नहीं देखा है। कुछ मैचों में ज़रूर उनका परफॉर्मेंस आया है। आप सेफ रहने के लिए रख सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग इनको कैप्टन बना सकते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, तो टीम में आप रख ही सकते हो इनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉलिन डे ग्रैंडम सेफ होंगे और हैम्पटन थोड़े से रिस्की होंगे। दोनों में से आप एक को लेकर चल सकते हो, और यहाँ पे गिब्सन और रैंडल में से किसी एक को। भाई कुगेलाइन तो है ही, ये बॉलिंग ऑर्डर की तरह मेरे काम पे अभी आ जाएंगे। और यहाँ पर कूपर, कार्टर जो मैंने बताया, रवाल का भी एक डिसेंट ऑप्शन होगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि हम कैसे स्पेस मैनेज करते हैं। काफ़ी बढ़िया टीम मुझे जो है नज़र आ रही है। बॉलिंग यूनिट जो है मुझे काफ़ी सही नज़र आ रहा है नॉर्थर्न टीम का। और बैटिंग में जो 2 प्लेयर्स हैं जिनके रिकॉर्ड वाइज तो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बाकी देखते हैं कल के मैच में क्या कर पाते हैं। और भारत पॉपली एक बहुत बड़े पंट बन सकते हैं आपके लिए। इनका ये होम ग्राउंड है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परफॉर्म ये हमेशा ही करते रहते हैं। और हेड टू हेड में भी डिसेंट रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप कंसीडर करना चाहो, स्पेस मैनेज कर सकते हो। स्मॉल लीग में भी ट्रायबल प्लेयर हैं ये। बाकी नहीं भी लोगे, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। तो फिर से अगर स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट कर लें हम, तो कूपर, कार्टर, चलिए कॉलिन डे ग्रैंडम को रख ही देते हैं, स्मॉल लीग की बात है क्योंकि। कुगेलाइन, इन दोनों में से एक, तो हमारे लिए 5 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। छठा प्लेयर अगर लेना है तो हैम्पटन, और 7वां प्लेयर अगर आप देख रहे हैं तो गिब्सन, रैंडल दोनों को भी ले सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा बैट्समैन के तौर पे पॉपली या रवाल में से किसी एक को ले सकते हैं। परसेंटेज प्लेयर रवाल होंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉपली एक काफ़ी स्पाइसी पिक हो सकते हैं। फेल भी हो सकते हैं, ये भी बड़ी बात है। और अगर फेल हो गए तो बहुत ही मुश्किल में बढ़ सकते हैं आप, क्योंकि एक बहुत बड़ा पंट आपका मिस हो जाएगा बैटिंग से। बाकी देख सकते हैं आप क्या करना चाहेंगे। लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स प्लेयर अगर ज़्यादा लेंगे तो मुझे लगता है आप सेफ रहेंगे। जो वाकर के साथ फ्रेडी वाकर भी मेरे ख्याल से अवेलेबल है स्क्वाड में, लेकिन एक ही स्पिनर टीम खिलाएगी मोस्ट प्रोबेबली। जो वाकर हो सकता है डे 4 में थोड़ा बहुत काम पे आ भी जाए, थोड़ी सी बैटिंग ये कर लेते हैं, लेकिन कहीं से स्पेस मैनेज होता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन कंसिडर करके रखना, ये कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको जरूर देखे जाएंगे। कैंटरबरी की तरफ से बात करें तो वेलिंगटन को उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से हराया था दोनों मैच में। अभी वेलिंगटन के साथ आप नॉर्थर्न ईस्ट टीम की कंपैरिजन जो है नहीं कर सकते। ठीक है, बॉलिंग में अभी भी मानता हूं कि उनकी बॉलिंग अच्छी है, लेकिन बैटिंग में आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वेलिंगटन की टीम और नॉर्थर्न की टीम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। केन मैकलोड परसेंटेज अभी जितना भी हो, पकड़ के चलो कि स्मॉल लीग में 60-70% मिनिमम जनता तो लेके आएंगे ही इनको। इस फॉर्मेट में बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, और सिर्फ इस फॉर्मेट में नहीं, पिछले सीजन के ब्रेकआउट परफॉर्मर ये थे। 4 ट्रॉफी में भी बहुत ही ज़्यादा रन उन्होंने बनाया था, मेरे ख्याल से टॉप 5 रन स्कोरर्स में ये थे। इस फॉर्मेट में तो है ही, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर ये माने जाते हैं। और लास्ट 1-2 इनिंग्स जिन्होंने खेला है, इन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है।
बॉयस और मैक्लोड में से एक को आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। बॉयस परसेंटेज प्लेयर होंगे, हिट टू हिट रिकॉर्ड इनके डिसेंट है, थोड़े से हिट और मिस हमेशा ही रहते हैं लेकिन सेफ पिक होंगे। दोनों को लेने की सजेशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि हम थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप दोनों ओपनर ले लेते हैं तो बाकी बैटिंग आप ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक को लो, दोनों में से सेफ होंगे बॉवेस, थोड़ा स्पाइसी पिक आपके लिए मैक्लोड हो सकते हैं। बाकी चेम्बरलेन आएंगे उसके बाद। पिछले मैच में दोनों ही इनिंग्स पर खाता नहीं खोल पाए थे, टैलेंटेड प्लेयर हैं, पिछले सीजन में 100 उन्होंने मार के रखा था, बाकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते स्मॉल लीग में। लियो कार्टर, उसके बाद कोल मैकेंजी, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड ये होल्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन थोड़ा सा ही सही, लेकिन है थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स ले सकते हैं हम स्मॉल लीग में। कैम फ्लेचर तो डिफॉल्ट कीपर हो जाएंगे क्योंकि लेथम नहीं खेलेंगे और बोकॉक को आप लेंगे ही स्मॉल लीग में। अच्छा, बॉलिंग की बात करते हैं तो ऑलरेडी जो प्लेयर्स आपकी टीम में आ गए होंगे वो है मैट हेनरी, विल विलियम्स या फ्रेजर शीट में से आपको एक को लेना पड़ेगा। फ्रेजर शीट ने लास्ट जो मैच खेला था टीम के अगेंस्ट में बढ़िया बॉलिंग करी थी और बैटिंग ये थोड़ी बहुत कर लेते हैं। बाकी विल विलियम्स तो सेफर ऑप्शंस हैं ही, इनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले मैच में हेनरी सिपली खेले थे और बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, लास्ट 1-2 मैच में बॉलिंग भी अच्छी करी थी, लेकिन वैन वॉकम को टीम जनरली ड्रॉप नहीं करती है और यहाँ पर मेन स्पिनर वही होंगे अगर वो खेलते हैं तो। वैन वॉकम का एक फ़ायदा क्या है, एक नहीं दो फ़ायदा मैं कहूँगा आपको। एक तो ये बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी बैटिंग है इनकी, ठीक है, ये आपने देख भी रखा होगा लास्ट एक जो मैच हुआ था, और ये लेग स्पिनर है, ठीक है, तो लास्ट 1-2 इनिंग्स में ये आपकी लिए बॉलिंग पे भी काम पे आ सकते हैं। तो दोनों टीम मिलाकर अगर आपको एक स्पिनर लेना है, स्पेशली अगर कैंटरबरी आपको लग रहा है कि नहीं फोर्थ इनिंग्स में इनको बॉलिंग मिल सकती है या फोर्थ डे में इनको बॉलिंग मिल सकती है, तो आप वैन वॉकम को ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन जो पेसर्स होंगे उनमें से उनके साथ जा सकते हैं। मतलब समझ लीजिए मैट हेनरी तो आपकी टीम में है ही, विलियम्स फ्रेजर सीट दोनों को लेकर चल गए, तो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल लीग में हम किन किन प्लेयर्स को रखेंगे, कोशिश करूंगा मैं कि दोनों में से एक आए, अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो देखते हैं क्या कर पाते हैं उनकी जगह पे। मैकॉन्ची होंगे, फ्लेचर तो है ही, हेनरी, विलियम्स मैं पहले प्रायोरिटी देना चाहता था लेकिन क्योंकि लास्ट मैच में हेड टू हेड में सीट ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है तो मैं शायद इस मैच के लिए कम से कम सीट का ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी रखूँ, बाकी विलियम्स उसके बाद। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 प्लेयर्स हैं जिनमें से हम 4 या 5 प्लेयर्स को लेंगे। कैप्टन मैसूर चॉइस की बात करें तो जीत रवाल और कॉर्डिनेटर ग्रैंडम के आसपास लोग जा सकते हैं, क्योंकि इनका भी परफॉर्मेंस डिसेंट ही रहा है और कॉर्डिनेटर ग्रैंडम तो नाम बड़े हैं इनके, तो लोग ले सकते हैं। हालांकि इस फॉर्मेट में क्या कुछ करेंगे इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट तो है, लेकिन थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स इनके हैं और इनका एक्सपीरियंस जो है मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस इनके साथ फैंटेसी में कि इनको ड्रॉप जब भी मैं करता हूँ ये काफ़ी बड़ा कुछ कर जाते हैं, तो इसीलिए स्मॉल लीग में लेके चलेंगे हम। बैकअप टीम बना रहे हो या 2 टीम बना रहे हो वहाँ पर चांस ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद कोकेल एंड कार्टर और कूपर ये सब तो हमारे टीम में है ही। हैम्पटन और बेकर में से आप किसी एक को, बेकर तो नहीं है चलो, हैम्पटन और रैंडल में से आप किसी एक को देख सकते हो, रैंडल थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं। कैंटरबरी की तरफ से मैककॉन्ची और हेनरी के आसपास लोग जा सकते हैं क्योंकि लेथम अभी नहीं खेल रहे हैं, निकोल्स भी नहीं है। उसके बाद फ्लेचर और विलियम्स, शीट एक बहुत ही डिसेंट ऑप्शन बन सकते हैं, लास्ट हेड टू हेड में उन्होंने बहुत ही बड़े परफॉर्मेंस करा था, बैटिंग भी कर लेते हैं और मोस्ट प्रोबेबली बैटिंग के पास ढंग से आ भी जाएगी। और वैन वॉकम शिपली में से कोई एक, दोनों का ही सेम ही है। वैन वॉकम को आप शायद पहले 1-2 दिन में उतना ढूंढ नहीं पाएंगे, डे 4 में जाके इनका काम आएगा बॉलिंग से, और बैटिंग दोनों ही ठीक ठाक कर लेते हैं। शिपली अगर खेलते हैं तो सब जगह पे आपके लिए काम पे आ सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो 10 प्लेयर्स हैं इनमें से लगभग 9 पक्का है जो मेरे टीम में होंगे। हैम्पटन या कॉलिन ग्रैंडम में से किसी एक के ऊपर आप चांस अगर लेना चाहो ले सकते हो, बाकी मैंने सारे यहाँ पर पेसर्स को रखा है। इन दोनों के जगह पर अगर आप चाहते हो हैम्पटन या कॉलिन ग्रैंडम के जगह पे, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पेसर हैं जैसे कि विलियम्स, इनको आप ले सकते हो। लोग हेनरी के बाद अगर किसी को लेंगे तो वो विलियम्स को ही लेंगे, पता ये पकड़ कर चलना, विलियम्स ही मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी ज़्यादा रखते हैं। लेकिन क्योंकि लास्ट मैच में शीट ने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कराई थी इस टीम के अगेंस्ट में, दोनों इनिंग्स मिलाकर ही, तो इसीलिए मैंने शीट को कंसिडर करा है। बाकी विलियम्स को छोड़ने का कोई रीज़न मेरे पास नहीं है, ठीक है, स्पेस नहीं मिल रहा था इसलिए मैं नहीं ले पा रहा था, अगर आप चाहो ऐसा भी कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन में 3 ऑप्शन है मेरे ख्याल से, बॉवेस हैं, मैक्लोड हैं और जीत रवाल हैं, इन तीनों में से आपको लेना है एक। ठीक है, ये डिसीजन मैं कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं पॉइंट बता देता हूँ, बॉवेस का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन थोड़े से हिट और मिस है, हमेशा ही थे अभी भी हैं। जीत रवाल ने लास्ट जो मैच इस ग्राउंड पे खेला था दोनों ही इनिंग्स पे उन्होंने रन बना के रखे थे, परसेंटेज प्लेयर हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी तरफ जाएंगे। और उसके बाद आते हैं केन मैक्लोड, वेलिंगटन के अगेंस्ट में जो रिसेंट मैचेस हुए हैं, हालांकि वीक टीम है, लो भी है, लेकिन अच्छे टच पे नजर आए थे। लगभग 4 में से 3 या 2 इनिंग्स में उन्होंने बड़ा स्कोर भी खड़ा करके रखा हुआ था। और
लास्ट जो 2 मैच उन्होंने खेला है हेड टू हेड में, दोनों ही मैच में किसी ना किसी इनिंग्स पे उन्होंने भी रन बनाए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन तीनों में से किसी का भी ज़्यादा स्कोर नहीं है। बोवेस का एवरेज भी 40 के आसपास है। रवाल ने भी जो लास्ट 2 इनिंग्स इस ग्राउंड पे खेले हैं 40 के आसपास ही स्कोर बनाए हैं। मैकलोर का भी जो हेड टू हेड है लास्ट 2 मैच में, वहाँ पे भी 40-50 के आसपास स्कोर है। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको एक को लेना है, क्योंकि इन दोनों को मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, कार्टर और कूपर को। और आप समझ सकते हैं मैं थोड़ा बहुत बॉलिंग हेवी ही टीम बना रहा हूँ। इनमें से हमारे लिए कोगेलाइन जो है ये तो ऑलराउंडर है, कहीं कभी जगह पे आपको कोगेलाइन ऑलराउंडर में दिख भी जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनिशियली हैम्पटन को भी लिया था, वो भी ऑलराउंडर है। हेनरी और यहाँ से सीट तो बैटिंग कर ही सकते हैं, रैंडल भी थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं। रैंडल और गिब्सन में से एक को आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं रैंडल को ले रहा हूँ उनकी बैटिंग की वजह से, बाकी गिब्सन भी सही चॉइस होंगे। कैप्टन मैसेरन चॉइस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि जिनके रिकॉर्ड्स अच्छे थे बॉलिंग से अगर हम बात करें तो वो अवेलेबल नहीं है। बैटिंग सेक्शन में ये जो दोनों हैं इनके आप देख सकते हैं, कार्टर पिछले सीजन के 2 ही मैच में उन्होंने 100 स्कोर बना के रखा था किसी न किसी इनिंग्स में, तो बहुत ही रिसेंट ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की भी हो जाएंगे क्योंकि हमने कैंटरबरी की बॉलिंग है। बाकी मैट हेनरी तो हमेशा एक ऑप्शन बने ही रहते हैं, और स्कॉट कोगेलन का भी डिसेंट ऑप्शन है। बाकी अभी देखना पड़ेगा कि नॉर्दर्न रीजन की तरफ से बॉलिंग को लीड कौन करते हैं, क्योंकि अभी इनके जो मेन पेसर थे नील वैगनर वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कोगेलाइन तो है ही, बाकी रैंडल और गिब्सन में से मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो है ही कि कौन बॉलिंग को लीड कर सकता है। अगर आप यहाँ पे फ्रेजर सीट और विलियम्स में से एक को लेते हैं ना, तो रैंडल गिब्सन दोनों ही आपके लिए मैनेज हो जाएंगे, जो भी मुझे लगता है काफ़ी डिसेंट आपके लिए हो सकता है। तो बॉलरों में से मैट हेनरी कोगेलाइन ये कॉम्बिनेशन के साथ आप ट्राई कर सकते हैं, और बाकी बैट्समैन में से ये दोनों हैं ही, मैंने बता दिया है। कैम फ्लेचर हमेशा ही एक डिसेंट ऑप्शन बने रहते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के मैं नहीं कहूँ, टीम में तो आपके हैं ही, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी मैच इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच की तरफ जा रहे हैं। अगर कहीं पे ज़्यादा स्कोर बन गया और कोई सेफ बैट्समैन जिनको हमने छोड़ा है उन्होंने ज़्यादा रन बना दिया, तो बहुत दिक्कत बन सकती है, और न्यूजीलैंड के मैचेस में ऐसा होता भी है। तो इसके लिए भी तैयार रहना, अगर कम से कम बैकअप टीम बना के खेल रहे हो तो ये पर्सपेक्टिव भी कवर करके रखना। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट टाइम पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।